हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। चलिए देखते हैं क्लास 10th का 6th चैप्टर जैव प्रक्रम में श्वसन तंत्र। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो उतना ही हेल्पफुल रहने वाला है जितना कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। चलिए देखते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र को समझते हैं तो श्वसन तंत्र में सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो वहां पे एक क्रिया होगी जिसे बोलेंगे ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण के बाद क्या होगा, जब ऑक्सीकरण करेंगे यानी ऑक्सीजन को लेंगे, ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ऊर्जा के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर हीट भी जनरेट होगी, यानी कि ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। सांस लेने से ही क्या होता है, ऊर्जा तथा ऊष्मा हमारे बॉडी के अंदर बनती है। इसके साथ साथ जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसके माध्यम से भी क्या होता है, ऊर्जा मिलती है और ऊष्मा मिलती है। अगर सांस लेना बंद कर दे और ब्लड जो दौड़ रहा है हमारे बॉडी में वो भी दौड़ना बंद कर दे तो क्या होगा, हमारा बॉडी जो है बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, यानी कि आदमी मृत हो जाएगा। उसके बाद अपचायी क्रिया होती है। अपचायी क्या होता है, किसी भी चीज का टूटना ही क्या कहलाता है, अपचायी क्रिया कहलाती है। अगर श्वसन अंग की बात की जाए, क्या है, श्वसन अंग की बात की जाए तो स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी वो क्या करते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, फेफड़ा से। ठीक है, फेफड़ों से सांस लेते हैं। यानी श्वसन अंग, अगर हमारे मन में जब छोटे थे तो क्या मन में विचार आता था कि श्वसन अंग हमारा क्या है, नाक है। लेकिन अब हम क्या करके देखते थे, नाक को बंद करके देखते थे, हाँ अरे ये तो मुंह से भी सांस ले रहे हैं, तो ना तो नाक है ना मुंह है, तो हमारा आखिरकार श्वसन अंग है क्या, तो फेफड़ा है। जो स्तनधारी हैं उनका जो श्वसन अंग है वो क्या है, फेफड़ा है। कीट जो होते हैं वो श्वास नली से क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। ठीक है, किससे, श्वास नली से। ये डायरेक्ट ही श्वास नली से सांस लेते हैं। अभी समझेंगे कैसे सांस लेते हैं। जलीय जीव जो होते हैं गिल से अपनी सांस लेते हैं। किससे, गिल्स को हिंदी में कहते हैं क्लोम। ठीक है, और इसको अगर उर्दू में बोलना चाहो तो हम लोग गलफड़े। उसके बाद मेंढक सांस कैसे लेता है, भूमि पर कैसे लेगा, भूमिगत यानी जमीन के अंदर सांस कैसे लेगा। और जब ये बच्चा होता है मेंढक तो ये सांस कैसे लेता है, तो ये कैसे लेगा, जब बच्चा होता है ये लगता है मछली है, उसको पाल लेते हैं, बाद में पता चलता है वो मेंढक है। तो किससे लेते हैं, गिल के द्वारा। ठीक है, गिल्स के द्वारा क्या करते हैं, ये सांस लेते हैं। अगर भूमि पर की बात की जाए तो किससे लेंगे, फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं, फेफड़ों के माध्यम से। अगर भूमिगत की बात की जाए तो त्वचा से। किससे, त्वचा से। चलिए ये तो बात हो गई कैसे, ये तो बात हो गई श्वसन अंगों की। अब हम बात कर लेते हैं श्वासोच्छ्वास की। श्वासोच्छ्वास होता क्या है, तो देखिए यानी कि सांस को अंदर ले जाना और बाहर छोड़ना ही क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अंदर ले जाना, ठीक है, बाहर छोड़ना, ये पूरी क्रिया ही क्या कहलाएगी, श्वासोच्छ्वास कहलाएगी। जब हम अंदर लेंगे तो क्या बोलेंगे, निःश्वसन, और जब बाहर छोड़ेंगे निःश्वसन। थोड़ा सा अंतर है, निःश्वसन और निःश्वसन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो कौन सी गैस कितनी मात्रा में लेते हैं। ठीक है, तो जितना हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं वही तो हम लेंगे, सीधी सी बात। तो नाइट्रोजन तो हमारी कितनी है, 78%, ऑक्सीजन हमारी कितनी है, 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 0.03% है। अब जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो सेम रहेगा। उसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ 4% का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं 4% का बदलाव हो जाएगा। 21 से 17 रह जाएगा और यहाँ से एक भी नहीं था तो वो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना छोड़ेंगे, 17% बाहर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। श्वास मार्ग, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, यानी कि वायु जो है हमारे शरीर में जहाँ से प्रवेश करती है उसे श्वास मार्ग कहते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो श्वास है कहाँ से प्रवेश करेगी, वायु हमारे बॉडी के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, श्वास, तो यहाँ से प्रवेश करेगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नासा छिद्र। नासा छिद्र में छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं, जो क्या करते हैं, छोटे छोटे धूल कणों को रोकते हैं। उसके बाद जब वायु आगे को बढ़ती है तो पहुँचती है नासा कटाई पर। तो नासा कटाई ये होता है जहाँ पे हड्डी शुरू हो जाती है, वहाँ से शुरू हो जाता है हमारा क्या, नासा कटाई। नासा कटाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, यहीं पर क्या होते हैं, जो लघु यानी सूक्ष्म जो कण होते हैं यहीं पर चिपक जाते हैं। कुछ समय पश्चात ये क्या होते हैं, हम उंगली डाल के उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी, पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने पाचन तंत्र पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था ग्रसनी जो ग्रसनी थी श्वास नाल से भी जुड़ी हुई थी और आहार नाल से भी जुड़ी हुई थी। तो ये क्या पड़ेगी, ग्रसनी, जो मुंह खोलते हैं, जो सामने का एरिया जो नज़र आ रहा है आपको, सामने जो होता है बिल्कुल सामने ये वाला, तो उसे बोलते हैं ग्रसनी। उसके बाद यहाँ पर जब थोड़ा नीचे आते हैं, ये जो आपको मिलता है, क्या मिलता है, स्वर तंत्र। क्या होता है, स्वर तंत्र। तो इसको अगर हम दबा दें तो स्वर तंत्र मतलब आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा स्वर तंत्र हो गया। तो यहीं से प्रवेश की क्या, वायु ने कहाँ से प्रवेश किया, नासा छिद्र से प्रवेश किया और नासा छिद्र से नासा कटाई तक पहुंचा। यानी कि जो हवा थी उसमें जो भी धूल कण थे उसको छान कर आगे की तरफ ग्रसनी में धकेल दिया। ग्रसनी ने क्या किया, स्वर तंत्र के पास भेजा। स्वर तंत्र से क्या हुआ, श्वास नली में पहुंचा। क्या हुआ, श्वास नली में पहुंच गया, हमारा जो वायु थी श्वास नली में पहुंच चुकी है। श्वास नली के बाद क्या होगा, लघु श्वास नली में पहुंचेगी, ठीक है, लघु श्वास नली में पहुंचेगी। उसके बाद जब लघु श्वास नली में पहुंच जाएगी उसके बाद कहां पहुंचेगी, ब्रांचोलियस में पहुंचेगी, ब्रांचोलियस में पहुंच जाएगी। जब वहां पहुंचेगी वहां से आगे की क्रिया क्या होगी, तो ये जो होगा वायु कोष्ठक में पहुंच जाएगी। जो वायु कोष्ठक होते हैं उनके अंदर वायु पहुंचेगी। वहां से क्या होगा, वहां रक्त मौजूद होगा पहले से ही, तो वहां से जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को उठाकर पूरे बॉडी में पहुंचा देगा, ठीक है। यानी रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और पूरे बॉडी में क्या पहुंचाएगा, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा देगा। इसको अभी समझेंगे अच्छे से। तो रक्त के द्वारा क्या हुआ, ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच गया और रक्त में किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा जब रक्त पूरे शरीर में पहुंच गया तो रक्त क्या करेगा, माइट्रो यानी कोशिका को, सेल को क्या करेगा, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको वो उस ऑक्सीजन को दे देगा। चलिए अब यहां से समझ लेते हैं इस फिगर के माध्यम से। सबसे पहले हमने क्या किया, हुआ नासा छिद्र से क्या हुआ, वायु प्रवेश हुई। जब वायु प्रवेश हुई तो कहां पहुंची, नासा कटाई पर पहुंची, यहां पर पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी में पहुंची, ग्रसनी के बाद स्वर तंत्र में पहुंचती है। स्वर तंत्र के बाद ये देखिए यहां पर सी आकार का कुछ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अभी हमने बताया था सूक्ष्म जीव क्या करते थे, सीधा श्वास नली से ही सांस लेते थे। तो श्वास नली हमारी यहां से शुरू हो गई। तो जो सूक्ष्म जीव होते थे वो किससे सांस लेते थे, श्वास नली से सांस लेते थे। अब वहां से क्या हुआ, थोड़ा और आगे बढ़े तो ये जो हमारी श्वास नली थी वो दो भागों में बट गई। क्या हुआ, दो भागों में बट गई। जब दो भागों में बटी तो इसको हमने क्या बोल दिया, लघु श्वास नली। देखिए यहां से दो भागों में बटी तो इसको क्या बोला, लघु श्वास नली। जब लघु श्वास नली, ठीक है, देखिए अब आगे की तरफ क्या जा रहा है, लंग की तरफ वायु आगे की तरफ बढ़ रही है। तो यहां से प्रवेश करेगी, फिर किस में पहुंचेगी, ये देखिए आप देखिए क्या पहुंचेगी, ब्रांचोलियस में पहुंचेगी। ये जो है आपका इसमें पहुंच जाएगी, ब्रांचोलियस में। जो हवा थी वो कहां पहुंच गई, ब्रांचोलियस में पहुंच गई। ब्रांचोलियस में पहुंचने के बाद अब क्या हुआ, ये देखिए गोवी के आकार का कुछ आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ना, इसको हम बोल देंगे वायु कोष्ठक। क्या बोलेंगे, वायु कोष्ठक। यहां पे पहले से ही क्या होगा, रक्त मौजूद होगा। रक्त के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन मौजूद होगा। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन उस वायु को उठाकर यानी कि ऑक्सीजन को उठाकर ले जाएगी और पूरे बॉडी के अंदर क्या पहुंचा देगी, ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। चलिए अभी आगे इसके बारे में समझेंगे डिटेल में। चलिए देखिए, जब हमारा क्या होता है, ग्रसनी जो होती है, ये हमारी जो है ग्रसनी है, अभी समझिए यहां से, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, एयर जा रही है और इधर क्या जा रहा है, भोजन जाता है।
अब इसको नियंत्रित, जैसे अभी हमने भोजन किया तो हमें क्या हुआ, भोजन हमारा फेफड़ों की तरफ आ गया, क्या हुआ, फेफड़ों में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको समझते हैं, तो इससे बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या करती है, तो जब फूड आता है तो ये क्या करता है, एयर वाले को बंद कर देता है, फूड को सीधा किधर वो भेज देता है, ग्रास नाल में भेज देता था, ठीक है। अब एपिग्लोटिस जो था, अब अगर गलती से क्या होता है, गलती अगर हो जाए एपिग्लोटिस से कि भोजन को इधर भेज दे और एयर को इधर भेज दे, ऐसा हो जाता है, होता है कभी कभी। कैसा क्या होता है कि भोजन को क्या भेज देता है, हमारे लंग की तरफ भेज देता है, फेफड़ों की तरफ भेज देता है, तभी हमें क्या आती है, हिचकियाँ आने लगती हैं। क्या आती हैं, हिचकी आती है, ठीक है। हिचकी जब कब आती है, ये देखो आपको डायफ्राम नज़र आ रहा है, डायफ्राम, ये डायफ्राम का ही काम होता है। देखिए इतनी कैपेसिटी हमारे लंग्स में नहीं होती है कि वो सांस को लें और लेने के बाद वापस सांस को बाहर निकाल सके। तो सांस को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, डायफ्राम करता है, क्योंकि ये धकेलता रहता है, प्रेशर देता है डायफ्राम। जब डायफ्राम प्रेशर देता है तब क्या होती है, सांस बाहर आती है। प्रेशर कौन देगा, डायफ्राम देगा। डायफ्राम जब प्रेशर नीचे से देता है तो क्या होता है, सांस हमारी बाहर निकलती है। अच्छा, अभी इसके बारे में बता रहे थे, ये सी आकार की जो बनी हुई है, इसका काम क्या होता है, ये एक तरह से मांसपेशियां, अस्थियां बोल सकते हैं, छोटी छोटी अस्थियां टाइप की होती हैं, ये लगी हुई होती हैं यहाँ पे, ठीक। तो इनका काम क्या होता है, जैसे हमारी जो नली है, ये श्वास नली है जो, तो अगर ये इससे जकड़ी हुई ना हो, ठीक है, इन अस्थियों से जकड़ी हुई ना हो, छल्ले ना हो इसमें, तो क्या होगा, जब हम सांस लेंगे तब तो जाएगी, जब वापस निकालेंगे तो क्या होगी, वो जो नली है वो क्या होगी, चिपक जाएगी, और चिपक गई समझ लो कहानी खत्म हो गई। इसी वजह से ये सिस्टम इस हिसाब से लगे हुए होते हैं, जिससे क्या हो, ये जो हमारी श्वास नली है वो बंद ना हो। अब भोजन हमने किया, भोजन करते समय क्या हुआ, एयर वाले में क्या हुआ, इसमें भोजन आ गया, भोजन आया तो क्या हुआ, फेफड़े ने देखा लपक के कि यहाँ से भोजन आ रहा है, तो डायफ्राम को बोला भाई भोजन आ रहा, भोजन आ रहा, तो इसने क्या किया, धकेल दिया भोजन को ऊपर, धकेला, जैसे ही धकेला वैसे क्या आई, हिचकी आ गई हमको। फिर देखा कहीं रह तो नहीं गया, अगर रह गया होगा फिर से धकेलेगा, फिर हिचकी आएगी, जितनी बार धकेलेगा उतनी बार हमें हिचकियाँ आती रहती हैं। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी एपिग्लोटिस की। अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, हीमोग्लोबिन, रक्त में ऑक्सीजन मिल रही थी, और ऑक्सीजन मिल रही थी यानी हीमोग्लोबिन था यहाँ पे, हीमोग्लोबिन जो था क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को अपने साथ ले जा रहा था, और साथ ले जाकर क्या कर रहा था, पूरे बॉडी के अंदर क्या पहुंचा रहा था, ऑक्सीजन को पहुंचा रहा था। लेकिन इसकी सबसे अच्छी दोस्ती जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। कैसी, अगर गलती से आप क्या हुए, धुआं में खड़े हो गए, धुआं में खड़े होने पर क्या होगा, आपके लंग्स में यानी फेफड़ों में क्या जाएगा, धुआं जाएगा और साथ में ऑक्सीजन भी होगा। लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पे हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन कहेगा बेटा तुम्हारा काम नहीं है, हमारा पुराना यार आ गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को उठाएगा, उठाने के बाद पूरे बॉडी के अंदर पहुंचा देगा, लो सभी में बांट देगा, धड़ाधड़ बांट देगा, जितनी भी कोशिकाएं हैं ना, कोशिकाओं को सभी को क्या दे देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा। थोड़ी समय बाद क्या होगा, हमें चक्कर आने लगेंगे, चक्कर जब आने लगेंगे तो बेहोश हो जाओगे थोड़ी देर में। अगर ज़्यादा लंबे समय तक यही फेफड़ों में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जाता रहेगा तो क्या होगा, समझ सकते हो आप। तो इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है, समझ गए। चलिए, जब बहुत तेजी से यहां से क्रिया हो गई, अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलती है, जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनसे जो ऑयल जलता है, डीजल पेट्रोल जलता है, उनके साइलेंसर से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जब कभी जाम में हम लोग फंस जाते हैं तो वहीं पे जो घुटन महसूस होती है वो किसके कारण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है। अगर आप किसी भी स्थान पर अगर जाम में अटके हुए हैं तो वहां पे आपको घुटन महसूस होगी, किसके कारण होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के ही कारण होगी। और समझिए, आप और हम जो एक बार श्वास लेते हैं यानी नॉर्मल श्वास, तो वो एक बार में, इसकी जो कैपेसिटी की अभी बात नहीं कर रहे हैं, लंग यानी फेफड़ों की कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं वो एक बार में 500 ml लेते हैं। कुल कितनी, 500 ml लेते हैं एक बार, और एक मिनट में 16 बार सांस लेते हैं, तो 16 पंजे 80, तो एक मिनट में कुल कितना, हम 8 लीटर श्वास को
ग्रहण करते हैं, यानी वायु को ग्रहण करते हैं। अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए, कैसी कैपेसिटी, इस तरह से ना, तो अंदर जो लंग है वो क्या हुए, फूल गए एकदम। फूलने पर जो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो लगभग 6000 ml होगी, यानी कि लगभग 6 लीटर एक बार में हम लोग क्या करते हैं, श्वास यानी वायु को भर सकते हैं अपने फेफड़ों में। ठीक है, तो डायफ्राम का भी काम समझ में आ गया होगा, नासा छिद्र भी समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं माइटोकॉन्ड्रिया तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।